चलाया था तब उससे वो आ नहीं रहा था कि हैंड्री और माइक ठीक है। आया था पर मैंने चेक नहीं किया तो बच्चे कर भी दिया। संतारी बजा रहे हैं हेलो, उनकी आवाज़ नहीं आ रही आपको? नहीं मैं ही पूछ रही हूँ। हेलो मैसेज बच्चों, लगाओ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं। फातिमा, आप बताओ मुझे, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब आई, आ गई आ गई। ये कमेंट्स में पहले आया कह है, रही है नो वॉइस, अब वालेकुम अस्सलाम। ये आया है, थोड़ी सी आवाज़ आई। हाँ, ठीक है। थैंक यू सर। हेलो, अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? आमना, मेरी आवाज़ क्लियर है? हेलो, आमना, मेरी आवाज़ अब आपको क्लियर सुनाई दे रही है? ओके क्लास, आज मिस सबीरा जो है वो लीव पर हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट में मैं आपको लेक्चर डिलीवर करूँगी। मेरा आपसे इंट्रोडक्शन तो नहीं हुआ हुआ, न्यूली ज्वाइंड हूँ और साइमा मेरा नाम है। ओके क्लास, जो आज टॉपिक है वो है डेफिनेशंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजी सर्विलेंस। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं यहाँ पर जो बनाए हैं वो हैं डिफाइन डिफरेंट टर्म्स की डेफिनेशंस हैं, जैसे प्रिवेंशन, कंट्रोल, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, रिहेबिलिटेशन। इसके बाद है डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, डिस्कस डिजीज एलिमिनेशन, डिजीज इरेडिकेशन, व्हाट इज मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, लिस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विलेंस एंड इवैल्यूएट द डिजीज कंट्रोल। ओके क्लास, व्हाट इज प्रिवेंशन? गोल ऑफ मेडिसिन। चलिए क्लास, इसके लिए थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बना लेते हैं कि जब भी एक तो डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ कंडीशन वो होती है जब हमें कोई ना कोई इन्फेक्शन या कोई इम्पेयरमेंट हो जाती है। तो इस डिज़ीज़ से पहले भी कुछ स्टेजेस आती हैं जिसमें हम अपनी प्रिवेंशंस करते हैं, जिसमें हम डिज़ीज़ को मतलब आने से प्रिवेंट करते हैं। प्रोफाइलेक्टिव मेजर्स लेते हैं, वो मेजर्स होते हैं जो हम ऐसे मतलब चीज़ें अडॉप्ट करते हैं जिससे हम डिज़ीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को। तो इसमें ये है, गोल्स ऑफ मेडिसिन आर टू प्रमोट हेल्थ, टू प्रिजर्व हेल्थ, टू रिस्टोर हेल्थ व्हेन इट इज़ इम्पेयर्ड एंड टू मिनिमाइज सफरिंग एंड डिस्ट्रेस। तो ये बताया गया है कि जब इंसान डिज़ीज़ के साथ सफ़र कर रहा होता है तो तब मेडिसिन जो हैं वो हमारी हेल्थ को प्रमोट करती हैं। किस तरह प्रमोट करती हैं? जिस इन्फेक्शन से हम सफ़र कर रहे होते हैं, जिस डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, उसको ट्रीट करके, और क्या करते हैं कि जो हम जिस टाइम डिज़ीज़ में डिस्ट्रेस से सफ़र कर रहे होते हैं उसको मिनिमाइज़ करते हैं। सो गोल्स ऑफ मेडिसिन्स क्या है कि हमें प्रिवेंशन, एक तरह से हमारी स्ट्रेस को, डिस्ट्रेस को मिनिमाइज़ करना होता है। दीज गोल्स आर एम्बॉडीड इन द वर्ड प्रिवेंशन। ओके क्लास, इसमें हमें थोड़ी सी डेफिनेशंस जो हैं वो क्लियर करूँगी कि डिफरेंट टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज़ प्रिवेंशन, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट। ओके क्लास, actions aimed at eradicating, eliminating, or minimizing the impact of disease and disability, or if none of these are feasible, retarding the progress of disease and disability. तो इसमें हमारा जो है प्रिवेंशन का जो उन्होंने एम बताया है, वो हमारा एम जो है वो 3 तरह के बताए हैं। या तो कम्प्लीटली इरेडिकेशन है, या एलिमिनेशन है, या एट लीस्ट मिनिमाइज़ करना है इम्पैक्ट ऑफ डिज़ीज़ को। ओके क्लास, तो हमारी इसमें हम 3 चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन इज़ बेस्ट डिफाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेवल,
ट्रेडिशनली कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। तो हम डिजीज़ से किस तरह खुद को प्रिवेंट करते हैं, इसमें 3 डिफरेंट जो है वो स्टेजेस बताए गए हैं। एक प्राइमरी स्टेज है, एक सेकेंडरी है, जो थर्ड है वो टर्शियरी प्रिवेंशन के नाम से है। अब फोर्थ लेवल, एक और लेवल भी है डिजीज़ प्रिवेंशन में, विच इज़ कॉल्ड प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। ओके क्लास, क्लियर है? What are the determinants of prevention? Successful prevention depends upon a knowledge of causation, कि मतलब हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो है डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट चीज़ों के बारे में जो है हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है कि कॉज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि डिजीज़ किस वजह से हो रही है या किस वजह से हो सकती है, मतलब उसके कॉजेटिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एजेंट या ये चीज़ जो है ये पैथोजन डिजीज़ कॉज कर सकता है, तो इससे हमें कॉज का पता होना चाहिए। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए ये कॉज डिजीज़ जो कर सकता है, इसकी ट्रांसमिशन को हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका वे ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, हमें वो पता होना चाहिए। थर्ड बात जो है ये है कि हमें रिस्क फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जो कि किसी डिजीज़ को इन्हांस करने में हेल्प करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें उन डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स का पता होना चाहिए। और रिस्क ग्रुप्स वो होता है कि कौन सी डिजीज़ किस एज ग्रुप में जो है वो ज़्यादा होती है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो उनमें इतना इम्यूनिटी लेवल नहीं होता, सेम ऐसे जो है ओल्ड एजेस में एल्डर जो होते हैं उनमें भी इम्यूनिटी लेवल डिक्रीज़ हुआ होता है। तो ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं। तो ये हमें रिस्क ग्रुप्स, डिफरेंट रिस्क ग्रुप्स के बारे में बताया गया है। ओके क्लास। इसके बाद जो है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफाइलेक्टिक और अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट मेजर्स। इसके अलावा जो हमें पता होना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि इस डिज़ीज़ की प्रिवेंशन के लिए कौन कौन से प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स अवेलेबल हैं और किस तरह हम इसको अर्ली जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस के बाद उसका ट्रीटमेंट किस किस वे में कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अप्लाइंग दीज मेजर्स टू अप्रोप्रिएट पर्सन्स और ग्रुप्स। उसके बाद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, किस तरह इस बंदे को, इन सब को आइडेंटिफाई करने के बाद इन मेजर्स को किस तरह पर्सन या ग्रुप पे इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद क्या हमें पता होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीजर्स अप्लाइड। ये सब होता है जब हम किसी भी चीज़ की, ये एक कॉमन प्रोसीजर है कि जब भी किसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो इसकी मॉनिटरिंग जो है वो लाजमी होती है। तो ये है कि इन सब को इम्प्लीमेंट करने के बाद, इनको आइडेंटिफाई करने के बाद इनकी जो है मॉनिटरिंग जो है वो मस्ट है, वैल्यूएशन करनी चाहिए कि इन इन मेजर से ये आउटपुट्स आए हैं, ये इनके आउटकम्स हैं। मरियम, अभी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? तो क्लास इसमें जो है बेसिकली हमें प्रिवेंशन किस किस पे डिपेंड कर रही है। सबसे पहले वही हमें कॉज पता होना चाहिए, कौन कौन से कॉजेज़ हैं डिजीज़ के, इनका वे ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, कौन से एज ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। इसके बाद उसके कोई प्रोफाइलेक्टिव मेजर्स हैं और इसके बाद ये है कि हमें उनकी वैल्यूएशन करनी चाहिए इन सब मेजर्स की। उसके बाद है प्रिवेंटेबल कॉजेज़ ऑफ डिजीज़। ऐसे कॉजेज़ जिन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, बिहेवियर फैक्टर्स हैं, इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में बहुत सी ऐसी बातें हैं जैसे कि स्ट्रेस है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में बहुत से पैथोजन हैं हमारे लिए। इन्वायरमेंटल जो है वो एक स्टरलाइज इन्वायरमेंट में हम कर रहे हैं, एक साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे इम्यून
सिस्टम्स की वजह से हमें सफ़र करनी पड़ती है डिजीज़ से। कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं कि कौन-कौन सी डाइट से हम किस डिज़ीज़ को आने से प्रिवेंट कर सकते हैं। मल्टीविटामिन्स हर चीज़ जब बंदा प्रॉपर ले सकता है, अवेलेबल है, बैलेंस डाइट है, तो बहुत सी डिजीज़ से प्रिवेंट हम कर सकते हैं। जैसे कि एक मेन कॉज़ जो है आजकल ओबेसिटी जो है बंदे को सफ़र करना पड़ता है, उसके लिए एक बैलेंस डाइट न्यूट्रिशन का होना जो है वो एक इफ़ेक्टिव मेजर है उसके लिए कि ओबेसिटी को वो किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। ओबेसिटी को प्रिवेंट किया तो इससे क्या है, उसमें ब्लड प्रेशर्स के, कार्डियक इशू बहुत से वो इस तरह से जस्ट एक अपने न्यूट्रिशनल फैक्टर्स मतलब कि अपनी न्यूट्रिशन को बैलेंस करके बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स में कुछ ऐसा है कि जब ब्लड ग्रुप्स कुछ में ये रहता है कि ब्लड ग्रुप सेम हैं लाइफ पार्टनर में, तो उनमें जो है आने वाले बच्चों में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो इनको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सबसे सोशल फैक्टर्स हैं, स्पिरिचुअल फैक्टर्स हैं। कुछ स्पिरिचुअली फैक्टर्स में ये होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो स्पिरिचुअली जो है खाने पीने में मना होती हैं, तो वो खाना हमारे लिए सूटेबल होता है, बेहतर होता है, डिसीज़ेज़ प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिन्हें हम मतलब जिनसे अवॉइड करके या जिनसे प्रिवेंट करके खुद को अवॉइड रख कर जो हम डिसीज़ेज़ से प्रिवेंट करवा सकते हैं खुद को। इसमें जो है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इसने मतलब डिजीज़ेज़ के जो है वो 3 स्टेजेस बताई थी कि एक जो है प्री डिसीज़ स्टेज है, एक लेटेंट डिजीज़ है और सिम्प्टोमेटिक डिजीज़ है। ये उसकी डिफरेंट स्टेजेस उसने बताई थी। प्री डिसीज़ में ये है, इसका लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन है। इसके अलावा जो इसका रिस्पॉन्स उन्होंने बताया था कि प्री डिजीज़ में हम किस तरह जो है वो खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसमें 2 उसने बेहतर इसके ऑप्शन बताए थे, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब हेल्थ प्रमोशन किस तरह है, हेल्थ प्रमोशन में ये है कि हेल्थी लाइफस्टाइल होना चाहिए। हेल्थी लाइफस्टाइल किस तरह है, अच्छी डाइट है, एक्सरसाइज है, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से खुद को प्रिवेंट करके। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ये है जैसे कि हैंड वॉशिंग एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, हम खुद को जर्म से प्रिवेंट कर रहे हैं। इस तरह और बहुत से ऐसे स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस हैं। जैसे एक स्पेसिफिक प्रिवेंशन किस तरह है कि जब हम एक नर्सिंग साइड से एग्जांपल लेते हैं ना, कि जब हम एक सिंपल इंजेक्शन लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि हम इंजेक्शन लगाते वक्त अगर वो साइट एरिया जो है वो स्टरलाइज नहीं करते, सेपरेट स्वैब नहीं यूज़ करते, तो जो एक पैथोजन या जो बैक्टीरिया हमारे स्किन पे प्रेजेंट होता है वो इस टाइम ख़त्म नहीं होगा। जब नीडल से कट लगा तो हमारे अंदर चला जाएगा, तो इससे क्या होगा, एक मतलब हम इन्फेक्शन से सफ़र कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस हैं, इससे हम खुद को इनसे ये प्रोटोकॉल फॉलो करके जो है हम प्री डिजीज़ मतलब कि खुद को किसी भी डिजीज़ से सफ़र होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है डिजीज़ की वो है लेटेंट डिजीज़। लेटेंट डिजीज़ में क्या है कि हम सेकेंडरी प्रिवेंशन करते हैं। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन किस तरह करते हैं, इसमें है प्री सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मतलब कि सिम्टम्स अपीयर होने से पहले हमने डायग्नोसिस करनी है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्सप्लेन अगली स्लाइड्स में जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। थर्ड जो है इसकी स्टेज है वो है सिम्टोमेटिक डिसीज़। इसमें जो प्रिवेंशन आ रही है वो टर्शरी प्रिवेंशन है। टर्शरी प्रिवेंशन में क्या क्या है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन फॉर अर्ली सिम्टोमेटिक डिसीज़, रिहेबिलिटेशन फॉर लेट सिम्टोमेटिक डिसीज़। डिसेबिलिटी लिमिटेशन क्या है, मतलब कि सिम्टोमेटिक डिसीज़ में क्या है कि एक बंदे को अब डिसीज़ हो गई है, तो हमने अब हमारी उसकी प्रिवेंशन क्या है कि उसे मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना है, मतलब कि किसी बहुत बड़े नुकसान से उसे बचाना है। डिज़ीज़ तो हो गई है, तो अब हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि उस डिज़ीज़ को जैसे भी है ट्रीट करें और मिनिमाइज़ करें उसके हार्मफुल एक्शंस को, रिस्पॉन्सेस को। ठीक है, मतलब कि डिसेबिलिटी को लिमिटाइज़ करना है कि मज़ीद से मज़ीद इसकी वजह से डिसेबिलिटीज़ ना आए। ओके क्लास, तो प्राइमरी में क्या है, जो हमने डिजीज़ होने से पहले जो है हमने अपनी अपनी जो है एहतियाती तदाबीर हैं। सेकेंडरी में ये है कि हमने प्री सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना है। टर्शरी में ये है कि अब डिज़ीज़ हो गई है बट अब हमने उसके हार्मफुल एक्शंस को बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल एक्शन से खुद को प्रिवेंट करवाना है।
तो ये अब लेवल ऑफ प्रिवेंशन में है, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन बता दिया मैंने आपको, सेकेंडरी प्रिवेंशन बताया है और टर्शियरी प्रिवेंशन के बारे में बताया है। देन व्हाट इज़ प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन? तो क्लास एक होता है, मैंने प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में बताया कि प्राइमरी प्रिवेंशन वो है जो हमने डिजीज़ होने से पहले प्रिवेंशन करनी होती है, कि एक बंदे को कोई डिजीज़ नहीं है तो उससे पहले पहले वो क्या क्या ऐसी एहतियाती तदबीर करता था, प्रिवेंटिव मेजर्स लेता था खुद को डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए। उसने अच्छा हेल्थी लाइफस्टाइल को ऑप्ट किया हुआ था, अपने स्पेसिफिक जो है प्रिवेंटिव मेजर्स कर रहा था। तो उससे पहले भी एक स्टेज है, वो है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन क्या है? Primordial prevention consists of actions and measures that inhibit the emergence of risk factors in the form of environmental, economic, social, and behavior conditions and cultural patterns of living. तो इसमें यह है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो उनकी जो है इन्वॉल्वमेंट को हमने मिनिमाइज़ करना है, इनहिबिट करना है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स कोई भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर है, सोशल है या बिहेवियर कंडीशंस है या कल्चरल पैटर्न की बेस पे है। तो हमने उससे खुद को प्रिवेंट करवाना है कि इन रिस्क फैक्टर्स को मिनिमाइज़ करना है। It is the prevention of emergence or development of risk factors in countries or population groups in which they have not yet appeared. For example, many adult health problems, obesity, hypertension have their early origins in childhood because this is the time when lifestyle are formed. For example, smoking, eating pattern, physical exercises. तो क्लास मैंने आपको बताया है कि एक प्रिवेंटिव मेजर्स में वो है जिसमें हमने मतलब बहुत पहले से चाइल्डहुड से ही हमने खुद को प्रैक्टिस करवानी होती है। जैसे कि ये बताया है कि ओबेसिटी या हाइपरटेंशन किस तरह है कि हमने जब बच्चे को स्टार्ट में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं बच्चों की, तो हमने उनको हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में सिखाना होता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कोप नहीं करने देना। हेल्दी लाइफस्टाइल है तो ओबेसिटी से इसको हम प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि बच्चा जितना लेज़ी होता है, जितना वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है तो ओबेसिटी की तरफ जाता है। ठीक है, जब ओबेसिटी है तो मैंने आपको बताया ओबेसिटी की वजह से बहुत सी डिजीज़ेस जो हैं लीड करती हैं। ओबेसिटी से क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा, कार्डियक इश्यूज़ होंगे। तो इस तरह उन्होंने कहा है कि जस्ट ओबेसिटी को हम कंट्रोल करके बहुत सी डिजीज़ से उसको मतलब फ्यूचर से प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसे और फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग जो है वो बहुत सी डिजीज़ को लीड करता है, तो इनसे हमने खुद को प्रिवेंट करवाना है। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में ये इंक्लूड है। इसके अलावा बताया गया है इन प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन efforts are directed toward discouraging children from adopting harmful lifestyle. तो बेसिकली हमने ये बच्चों की ट्रेनिंग के बारे में बताया कि तब से जो प्रिवेंशन हम कर रहे हैं बच्चों की ग्रोथ में, वो जो है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में काउंट होता है। The main intervention in primordial prevention is through individual and mass education है। तो अब ये किस तरह हम इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट करते हैं? थ्रू एजुकेशन। तो ये एजुकेशन जो है वो पर्सन टू पर्सन भी होती है, कि मतलब हम इंडिविजुअली भी हर बंदे को भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैस एजुकेशन भी है। तो इन दोनों टर्म्स के बारे में आगे भी डिटेल से बताया हुआ है, व्हाट इज़ मैस एजुकेशन और व्हाट इज़ इंडिविजुअल एजुकेशन। ओके क्लास, जो मैंने डिफरेंट 4th लेवल्स बताए हैं प्रिवेंशन के, उसमें सबसे पहले प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन है, उसके बाद प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। तो प्रीमोर्डियल में मैंने बता दिया है कि जो है लाइफस्टाइल के बारे में, जो है बच्चों की जब परवरिश कर रहे होते हैं, ग्रोथ कर रहे होते हैं, वो ग्रोइंग स्टेज में जो एक हमने लाइफस्टाइल कोप करना होता है उसके बारे में बताया है। अब प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज़। मतलब डिजीज़ की होने से पहले जो हमने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट द डिजीज़ विल एवर अकर। और इस प्रिवेंटिव मेजर्स की वजह से पॉसिबल है कि वो डिजीज़ हम में ना हो। It signifies intervention in the pre-pathogenesis phase of disease or health problem.
Primary prevention may be accomplished by measures of health promotion and specific protection। ये मैंने आपको हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के बारे में डिटेल से बता दिया है कि हम किस तरह अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट और जो है वो एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं, अच्छी एक्सरसाइज से। और it includes the concept of positive health, a concept that encourages achievement and maintenance of an acceptable level of health that will enable every individual to lead a socially and economically productive life. Primary prevention may be accomplished by measures designed to promote general health and well-being and the quality of life of people or by specific protective measures। तो इसके बारे में वही आ रहा है कि स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए और हेल्थी लाइफस्टाइल को कोप करना चाहिए। तो अब प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन में जो मैंने आपको दो बातें बताई हैं, हेल्थ प्रमोशन किस तरह हम कर सकते हैं या फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या क्या मेजर्स हैं। तो हेल्थ प्रमोशन किस तरह है, हेल्थ एजुकेशन से हम कर सकते हैं, कुछ एजुकेट करके हेल्थ के बारे में। इसके अलावा डिफरेंट इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन से, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन से और लाइफस्टाइल बिहेवियर चेंजेस के बारे में कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है और बिहेवियर कैसा है, इन सब की चेंजेस से। और न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन ये बहुत जो है इन्वॉल्व होता है हेल्थ प्रमोशन में। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या है, हम किस तरह खुद को, मतलब प्राइमरी में आ रहा है ना, किस तरह खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर की डिजीज़ से। तो इसमें सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो इम्यूनाइजेशन होता है। इम्यूनाइजेशन वही एक वैक्सीन का प्रोसेस है जिसमें हम वैक्सीन इंट्रोड्यूस करके फ्यूचर की डिजीज़ से खुद को प्रिवेंट करते हैं, मतलब कि प्रोफाइलेक्टिव मेजर्स हैं। इसके अलावा क्या है, सीरो प्रोफाइलेक्सिस है। सीरो प्रोफाइलेक्सिस भी होती है जिसमें हम एंटीबॉडीज, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो हैं वो इंसर्ट करवाते हैं। इसके अलावा कीमो प्रोफाइलेक्सिस है, यूज़ ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंटेशन हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, सेफ्टी ऑफ ड्रग्स एंड फूड्स, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन। जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। इसलिए कहता है कि इन्वायरमेंट जहाँ हम सर्वाइव कर रहे हैं उसका साफ़ होना, क्लीन, नीट क्लीन होना या फिर ये आलूदगी से पाक होना बहुत ज़रूरी है। तो एयर पोल्यूशन को ख़त्म करके जो है हम खुद को बहुत से हैज़र्ड से प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लास प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में अब क्लियर है। हेल्थ प्रमोशन किस तरह कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड देयर बाय इम्प्रूव देयर हेल्थ। कि उसमें ये है कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए और उन्हीं को हम डिफरेंट फैक्टर्स को, वो हार्मफुल हैं या यूज़फुल हैं, उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना होता है। इसके बारे में मैंने स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताया था कि हम प्राइमरी प्रिवेंशन किस तरह, मतलब के पब्लिक में किस तरह अवेयरनेस कर सकते हैं। तो इसकी अवेयरनेस का जो है वो एक स्ट्रेटजीज़ जो है वो पर्सन टू पर्सन एजुकेशन है और दूसरी जो है वो मैथ स्ट्रेटजी है, मैथ एजुकेशन है। इसके अलावा हाई रिस्क स्ट्रेटजीज़ है कि उन्हें डिफरेंट हाई रिस्क के बारे में अलर्ट किया जाता है। तो ये मैं आपको अब मैं स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगी कि मैं स्ट्रेटजीज बेसिकली होती क्या है। पॉपुलेशन स्ट्रेटजी इज डायरेक्टेड एट द होल पॉपुलेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल एंड रिस्क लेवल्स। मैंने ये आपको बताया कि डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट एरियाज़ के लोग डिफरेंट जो हैं वो पैथोजेंस के लिए जो हैं वो वल्नरेबल होते हैं, कि मतलब वो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। बट मैथ स्ट्रेटजीज़ में ये हमने करना होता है कि कोई भी बंदा किसी भी एरिया का है, किसी भी एज ग्रुप्स का है, या फिर वो ओबेसिटी में है इंक्लूड है या वो स्लिम स्मार्ट है, ठीक है, इन सब बातों को निगलेक्ट करते हुए हमने हर इंसान को जो है वो इस स्ट्रेटजीज़ में इन्वॉल्व करना होता है और उन्हें एजुकेट करना होता है। इरिस्पेक्टिव मीन के मतलब किसी भी इस फैक्टर को नहीं देखना कि वो इंडिविजुअल लेवल उसका है, रिस्क में है या नहीं है, मतलब उसे हर बात के बारे में अवेयरनेस देनी है।
For example, studies have shown that even a small reduction in average blood pressure or serum cholesterol of a population would produce a large reduction in incidence of cardiovascular disease. तो जैसे ये बताया है कि अगर हमारी स्ट्रेटजीज जो हैं एजुकेशन के थ्रू एक जस्ट जो है वो 140 से, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर की एग्जांपल दे रही हूँ, अगर किसी बंदे का 130 है या 140 रहता है तो उसमें स्मॉल रिडक्शन मतलब कि जस्ट वो 50 से 40 पर भी आता है उसका बीपी, तो इससे भी बहुत ज़्यादा उसका सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए उसे क्या है डिफरेंट डाइट्स के बारे में इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि कौन सी डाइट जो है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री जो है वो डाइट लेनी है या कम कोलेस्ट्रॉल जिसकी है उसके बारे में रिकमेंड किया जाता है। तो हमारी इस एजुकेशन से अगर उसका थोड़ा सा भी एवरेज मतलब कि एवरेज उसका ब्लड प्रेशर कम होता है या कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो इसका जो है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंसिडेंस किसी भी डिजीज़ के इंसिडेंस पर ओवरऑल बहुत अच्छा इफेक्ट आता है कि जस्ट बीपी और सीरम कोलेस्ट्रॉल कम होने की वजह से जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस का जो है रेशियो है वो बहुत कम हो जाएगी। The population approach is directed towards socio-economic behavior and lifestyle to चेंज। तो बेसिकली बस वही है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा होना चाहिए, हमारी डाइट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। इसके बारे में मैंने बताया, एक मैंने ऑप्शन बताई थी आपको कि हमने जो है पब्लिक को जो है वो एजुकेट करना है। दूसरा ये है कि हमने उन्हें हाई रिस्क स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताना है। हाई रिस्क स्ट्रेटजीज़ एम टू ब्रिंग प्रिवेंटिव केयर टू इंडिविजुअल्स एट स्पेशल रिस्क। दिस रिक्वायर्स डिटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एट हाई रिस्क बाय ऑप्टिमम यूज़ ऑफ क्लिनिकल मेथड्स। तो इसमें बेसिकली हमने क्या करना होता है, प्रिवेंटिव केयर करनी है स्पेशल रिस्क के लिए। जैसे कि एक स्पेशल केस को लेके हमने चलना है। फॉर एग्जांपल मैं मीज़ल्स की ही आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि बच्चों में मीज़ल किस तरह होता है। मीज़ल्स क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो हमने इसके बारे में अवेयरनेस देनी है कि एक स्पेशल रिस्क है ना, कि मतलब फॉर एग्जांपल ये घरों में होती है आम, किसी न किसी इंसान को, घर के एक फ़र्द को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। तो इसमें स्पेशल जो है मेजर्स किस तरह से लेने हैं, मतलब कि उसका खाना पीना सेपरेट होना चाहिए, उसके टॉवल्स कपड़े या जो भी उसकी चीज़ें यूज़ में हैं वो उनको सेपरेट होना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए, बच्चों को उनके पास कम जाने देना चाहिए। तो ये जो है ये एक हाई रिस्क स्ट्रेटजीज़ है कि किसी एक हाई रिस्क से, स्पेसिफिक हाई रिस्क से हमने किस तरह प्रिवेंट करवाना है पब्लिक को। लास्ट प्राइमरी प्रिवेंशन मैंने आपको बता दिया है, जो है वो बेसिकली दो ही मेन बातें हैं। एक हेल्थी लाइफस्टाइल है, हेल्थ प्रमोशन जिसे कह रहे हैं, और दूसरा ये है कि हमने किस तरह मतलब प्रिवेंट करना है, स्ट्रेटजीज किसको कौन सी मतलब स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करनी है हेल्थ प्रमोशन में और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में। ओके क्लास, प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में क्लियर है। तो अब हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में पढ़ेंगे कि सेकेंडरी प्रिवेंशन वो है जब हमारे एक इंसान जो है डिजीज़ से सफ़र करने लग गया है, मतलब डिजीज़ ने आकर हमें अटैक कर दिया है, किसी भी एजेंट्स ने, कॉजिंग एजेंट ने हम पर आकर अटैक कर दिया, अब हमारी बॉडी जो है वो डिजीज़ से सफ़र कर रही है। इट इज़ डिफाइंड एज एक्शन विच हॉल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ at its incipient stage and prevents complications। तो इसमें बेसिकली क्या करना है कि हमने डिजीज़ को प्रोग्रेशन को, क्या मतलब डिजीज़ की स्टेजेस को, कि वो मज़ीद ज़्यादा प्रोग्रेस ना करने, हमने उसको प्रिवेंट करना है। ठीक है। द स्पेसिफिक इंटरवेंशंस आर अर्ली डायग्नोसिस एंड एडिक्यूट ट्रीटमेंट है। अर्ली डायग्नोसिस में हम किस तरह कर सकते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं एंड केस फाइंडिंग प्रोग्राम्स। अच्छा, अर्ली डायग्नोसिस हम किस तरह करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि वो हेपेटाइटिस से सफ़र कर रहे हैं। तो इसके लिए डिफरेंट जो हैं वो स्कीम्स बनाई गई हैं, डिफरेंट जो होते हैं कि स्क्रीनिंग्स प्रोग्राम किए गए हैं जिसमें हेपेटाइटिस के टेस्ट किए जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि वो एक इंसान जो आम रूटीन में अपना जस्ट टेस्ट करवाने आता है और उसका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। अब क्या है कि इससे पहले कि वो कभी डॉक्टर के पास जाता है या उसमें साइन सिम्टम्स आते हैं, ठीक है,
तो ये अर्ली डायग्नोसिस से ये होता है कि एटलीस्ट जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू जो है वो हमें पता चल जाता है कि मतलब ये बंदा इस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, डायग्नोज हो गया। डायग्नोज हो जाना ही एक मेन स्टेप होता है किसी भी डिजीज़ की ट्रीटमेंट में। डायग्नोज हो गया तो फिर इसका जो है वो एडिक्यूट ट्रीटमेंट जो है वो सेकंड स्टेप होता है कि ट्रीटमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। Okay, secondary prevention attempts to arrest the disease process, restore health by seeking out unrecognized disease and treating it before irreversible pathological changes take place and reverse communicability of infectious diseases। तो यही बता दिया है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमारी अटैम्प्ट्स क्या होती हैं कि हमने जो है अर्ली डायग्नोसिस करना है और फिर इससे पहले उस डिज़ीज़ के इरिवर्सिबल इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पर आए, हमने उसको प्रॉपर जो है उसका ट्रीटमेंट करना है। It thus protects others from in the community from acquiring the infection and thus provide advanced secondary prevention for the infected ones and primary prevention फॉर देयर पोटेंशियल कॉन्टैक्ट्स। तो बेसिकली क्या है कि मैंने आपको साथ में कम्युनिकेबल डिजीज़ की भी एग्जांपल दी है। तो हमारा पर्पस क्या है कि हमने अर्ली स्क्रीनिंग करके डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन के बाद एक तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होता है और एक बात ये भी जो है हमने हमेशा माइंड में रखनी है कि देखना है कि ये जो डिजीज़ डायग्नोज हुई है वो कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे में स्प्रेड होती हैं। तो अगर वो कम्युनिकेबल डिजीज़ इंसान सफ़र कर रहा है और उसकी डायग्नोसिस हुई है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसे जो है आइसोलेट रखें। आइसोलेट रखने का मतलब ये है कि उस इंसान का जो है एक्सपोजर जो है वो पब्लिक के साथ कम से कम होने दें। सही है। तो इससे क्या होगा कि हम उसका इन्फेक्शन जो है हम बहुत से दूसरे लोगों में स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसलिए सेकेंडरी प्रिवेंशन का बेसिकली मेन पर्पस है हमारा। ओके, इसमें अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बताया। WHO एक्सपर्ट कमेटी इन 1973 डिफाइंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेल्थ डिसऑर्डर्स एज डिटेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंसेस ऑफ होमोस्टैटिक एंड कंपनसेटरी मैकेनिज्म while biochemical, morphological and functional changes are still reversible। तो ये कह रहे हैं कि जब अर्ली डायग्नोसिस से क्या होता है कि हम डिटेक्शन किस तरह हेल्थ डिसऑर्डर्स क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि होम्योस्टेटिक इन्वायरमेंट जो है हमारे बॉडी का होम्योस्टेटिक इन्वायरमेंट है। उसमें क्या होता है जब भी कोई डिजीज़ से बंदा सफ़र कर रहा होता है तो ये होम्योस्टेटिक और कंपनसेटरी मैकेनिज़्म है, ये डिस्टर्ब हुए होते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस करने की ट्राई कर रही होती है बट उससे वो जो है कंपनसेट नहीं किया जा रहा था, उससे वो जो है पैथोजन का ओवरकम नहीं किया जा रहा था कि बॉडी के अंदर बहुत सी फाइट्स चल रही होती हैं। ये लेवल जो होमोस्टैटिक लेवल जो है वो डिस्टर्ब हुआ आता है बट हमारी बॉडी में जो है वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस या फंक्शनल चेंजेस अभी तक नहीं आई होती। ठीक है। आर स्टिल रिवर्सिबल मतलब ये है कि जब हम उस डिजीज़ को ट्रीट कर लेंगे तो बॉडी प्रॉपर से अपना फिर से वही फंक्शन करना स्टार्ट कर देगी, इरिवर्सिबल पर नहीं जाएगी, उस लेवल पर नहीं जाएगी। अर्ली डायग्नोसिस से ये बेनिफिट मिलता है कि हम इरिवर्सिबल चेंजेस आने से खुद को प्रिवेंट करवा सकते हैं। अर्ली द डिजीज़ इज़ डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड द बेटर इट इज़ फॉर prognosis of case and in the prevention of the occurrence of other secondary cases। क्लास मैंने आपको 3 प्रिवेंशन के बारे में बता दिया है। प्रोमोडियल प्रिवेंशन है, प्राइमरी है और सेकेंडरी प्रिवेंशन है। अब टर्शियरी प्रिवेंशन में ये है कि बंदा डिजीज़ से तो सफ़र कर रहा है बट हमने उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो डिसेबिलिटीज़ हमारी बॉडी पर आनी है उसको मिनिमाइज़ करना है। ओके क्लास ये थर्ड जो है वो टर्शियरी प्रिवेंशन के बारे में थोड़ा सा देख लें। इट इज़ यूज्ड व्हेन द डिजीज़ प्रोसेस हैज़ एडवांस्ड
Beyond its early stages, it is defined as all the measures available to reduce or limit impairment or disability. तो हमने बेसिकली टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या करना है, लिमिटाइज करना है इम्पेयरमेंट को या डिसेबिलिटीज को, एंड टू प्रमोट द पेशेंट्स एडजस्टमेंट और टू irremediable condition. Intervention that should be accomplished in the stage of tertiary prevention are disability limitation और rehabilitation. तो ये डिसेबिलिटी लिमिटेशन में सबसे पहले क्या है, डिजीज़ है, इम्पेयरमेंट है और डिसेबिलिटी और हैंडीकैप है. सबसे पहले क्या होता है, हमें बॉडी में डिजीज़ आती है, उसकी वजह से इम्पेयरमेंट होती है, डिसेबिलिटीज़ होती है और फिर इंसान हैंडीकैप हो जाता है. तो इससे नेक्स्ट स्लाइड्स में इनकी डेफिनेशंस के बारे में बताया, व्हाट इज़ डिजीज़, व्हाट इज़ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड व्हाट इज़ हैंडीकैप. ओके क्लास, में आपके अटेंडेंस ले लेती हूँ. इसके बारे में ये जितनी स्लाइड्स मैंने बताई हैं उसमें बेसिकली जस्ट प्रिवेंशन के बारे में बताया गया है कि प्रिवेंशन कब किस टाइम हम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया है. डिजीज़ होने से पहले कर रहे हैं तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन है, डिजीज़ हो गई है उसकी अर्ली डायग्नोसिस कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ रहा है. थर्ड प्रिवेंशन में ये है कि हमने डिजीज़ को प्रॉपर ट्रीटमेंट्स के थ्रू जो है हम उसके मज़ीद हार्म्स को प्रिवेंट करना है कि इंसान जो है उस डिजीज़ की वजह से उसमें डिसेबिलिटी ना आए. ओके क्लास, बाकी जो है नेक्स्ट स्लाइड्स जो हैं वो अगले लेक्चर में आपको सबीरा पढ़ाएंगी.
ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।